मिलियनियर है कोई इंडिया में तो करीबन 66% टैक्स देता है। इनकम टैक्स वाले तो जरूर आ जाएंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर क्या क्या टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं? इंडिया में आप 20% कैपिटल गेन टैक्स देते हो या 12.5% देते हो। फिर स्टैम्प ड्यूटी आपको इंडिया में पता है 10% तक भी है। प्रॉपर्टी खरीदते समय अब TDS भी मैंडेटरी हो गया, GST भी लगता है। बट इससे मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स का नुकसान हुआ है। रोज के हम केसेस देखते हैं जिसमें सेलर ना अपना टैक्स बचाने के लिए कैश मांग लेता है। मैं इसको एडवाइस नहीं करता हूँ, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलेगा। पुलकित जी, अगर दुबई ने इतनी तरक्की कर ली है तो इंडिया भी कभी वहां तक पहुंच पाएगा? इंडियन गवर्नमेंट बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए वेलकमिंग नहीं है। 2025 में 8,000 मिलियनियर दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। उसके ऊपर भी टैक्सेस एप्लीकेबल हैं। इवन चांद में भी इनकम हो रही हो तो आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। Hi and welcome to another exciting episode of Real Better podcast. लोग मेरे से पूछते हैं रियल बेटर ये रियल बेटर है क्या? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ रियल बेटर हमारी एक मॉडर्न ऐप है जो कि रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बनाई गई है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को बेटर सर्व कर सकें। दिस इज अ टेक मार्केट प्लेस जिसमें हम कनेक्ट करते हैं एजेंट्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स को एक कॉमन मार्केट प्लेस के ऊपर। अब आज के गेस्ट की बात करते हैं। आज का एपिसोड बहुत अमेजिंग है। हमारे गेस्ट हैं मिस्टर पुलकित गुप्ता जो कि एक CA हैं पिछले 10 साल से और इनका अमेजिंग एक्सपीरियंस है फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी हाउ यू कैन सेव योर टैक्सेस ऑन रियल एस्टेट। हाय पुलकित जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। हमारे जो ऑडियंस है और जो मेरे नेटवर्क के लोग हैं, जितने भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट में अपना घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास हमेशा ये क्वेश्चंस होते हैं कि रियल एस्टेट में टैक्सेस बहुत हाई हैं और क्या कोई जेन्युइन तरीका है उन टैक्सेस को सेव करने के लिए। तो आई थॉट कि आपसे बेटर हमें कोई नहीं बता सकता। आपका इतना एक्सपीरियंस है, यू वर्क विद इंडियन क्लाइंट्स, यू वर्क विद फॉरेन क्लाइंट्स। सो टेल अस कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर क्या क्या टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं और क्या क्या हिडन टैक्सेस भी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई किसी का प्रॉफिट बन भी रहा है रियल एस्टेट में तो सबसे पहले वो रियल एस्टेट को खरीदेगा। अच्छा, तो अगर कोई भी रियल एस्टेट खरीदता है और वो 50 लाख से ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको TDS जमा करना पड़ता है। हाँ, तो एक तो सबसे पहले टैक्सेशन से यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाता है कोई भी अगर किसी को पहले रियल एस्टेट बाय करना है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन जैसे ही हुआ तो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। ओके। अब कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं इंडिया में, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, तो अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन विद इन 24 मंथ्स हो रहा है, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी और 24 मंथ्स के अंदर सेल आउट कर दी, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अच्छा, एंड अगर आपने 24 मंथ्स के बाद सेल आउट करी तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ओके, अब दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेशन अलग होता है। ओके। शॉर्ट टर्म में बात करें, देखिए हमारे इंडिया में स्लैब्स हैं, 5% से स्टार्ट होती है, 30% तक जाती है। अभी आपने सुना होगा बजट 2025 में जो स्लैब्स है 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू होगा। या तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो स्लैब्स में देखा जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ। अच्छा, तो उसके बेसिस पे स्लैब लगेगी जो कि होती है 5%, 10, 15, 20 और 24 लाख से ऊपर इनकम है तो आपका 30% लगना शुरू हो जाता है। तो वो आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाता है। राइट। ओके। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको दो चीजें उसमें आ जाती हैं, इंडेक्सेशन और एक विदाउट इंडेक्सेशन। ओके। अगर आपने इंडेक्सेशन लिया तो आपको कैपिटल गेन 20% देना पड़ेगा फ्लैट। ओके। और अगर आपने इंडेक्सेशन नहीं लिया तो आपका 12.5% होता है। बट अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में ये भी हटा दिया है। अच्छा, तो क्या करा है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बेचते हैं तो इंडेक्सेशन को अलाउ नहीं करेंगे और 12.5% उस पर डायरेक्ट फ्लैट टैक्स लगेगा। इस पे काफी हल्ला हुआ, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि महंगाई दर बहुत बढ़ चुकी है। या तो
इंडेक्सेशन का थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ। इसमें एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, अब जाके आज की डेट में वो 2 करोड़ की हो गई, और हो भी गई है, रियलिस्टिक है, ऐसा हो चुका है। बिल्कुल हुआ है। अब आप सोचो ना कि 1,90,00,000 पे आपको 12.5% पे करना है। ओ वाह। और इससे पहले क्या होता था कि वो 10 लाख की वैल्यू को देखते थे महंगाई दर से कि आज की डेट में अगर वो खरीदते तो क्या उसकी वैल्यू होती, वो निकल के आती है फॉर एग्जांपल 1.5 CR। ओके। तो आपने 2 करोड़ की बेची और 1.5 CR उसकी इंडेक्स्ड कैपिटल कॉस्ट है, तो केवल 50 लाख पे टैक्स देना पड़ता था, बट अब आपको 1.9 पे देना पड़ेगा। बट इंडेक्सेशन को वो इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेट करते थे या कैसे होता था? क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है लोगों को समझने में। मैंने तो ऐसा भी देखा, अगर आप 4 CA से जाके डिस्कस करो तो चारों की वैल्यू भी कई बार अलग निकल के आती थी, क्योंकि लोगों को खुद बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए, कैपिटल जो इंडेक्सेशन होता है ना वो ओपन है, सबको पता है, ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है एवरी ईयर। अच्छा। महंगाई दर उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, तो वो फिक्स्ड है। बट जो आपने बोला कि हर CA से मिलेंगे या और किसी कंसल्टेंट से मिलेंगे तो ये वैल्यू वेरी हो जाती है। वो होता है कि हमारी गवर्नमेंट को पुराना कितने साल तक याद रखेंगे, कब तक उसका मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके। तो उन्होंने अपना एक बेंचमार्क सेट किया जो कि अभी 2000 है। 2000 ईयर में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उससे हम इंडेक्सेशन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू जो 2000 में है वो तो किसी की भी हो सकती है। आप बोलोगे प्रॉपर्टी की 1 करोड़ वैल्यू है, दूसरा बोलेगा नहीं उस वक्त तो 1,20,00,000 होनी चाहिए। तो वो वैल्यू वेरी थोड़ी हो जाती है। तो उसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, वो अपनी वैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद जो इंडेक्सेशन लगती है वो फिक्स ही रहती है, हर किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओगे आप। बट अब गवर्नमेंट ने ये कंफ्यूजन खत्म कर दी है, अब उन्होंने फिक्स्ड आई थिंक स्लैब बना दिया 12.5% का। राइट। बट इससे मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स का नुकसान हुआ है। अच्छा। क्योंकि अगर किसी ने रिसेंटली प्रॉपर्टी खरीदी है उसके लिए तो ठीक है, बट किसी की प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है तो आज की डेट में तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हुई है, बट उस वक्त कुछ भी नहीं थी। कुछ लोगों ने तो 500 रुपए में खरीदी है और आज की डेट में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ है। तो आप समझो ना, पूरे 10 करोड़ पे 12.5% लगेगा। ओहो। तो इस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, बट गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर इसको वापस लिया और बोला कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने जुलाई 2025 तक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है इससे पहले तो आपके पास ऑप्शन है, आप इंडेक्सेशन भी ले सकते हो और विदाउट इंडेक्सेशन भी 12.5% पे कर सकते हो। एंड जुलाई 2025 के बाद जो भी प्रॉपर्टी खरीद की गई है उस पर फ्लैट आपको 12.5% है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी, चॉइस दे दी टैक्स पेयर को कि आप खुद चूज कर लो, जहां पर भी आपको ज्यादा फायदा मिलता है आप उस हिसाब से टैक्स पे कर दो। राइट राइट राइट। ओके। एंड ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने बताया प्रॉपर्टी खरीदते समय अब TDS भी मैंडेटरी हो गया है, बट साथ ही साथ GST भी लगता है। अब गुड़गांव में रेजिडेंशियल खरीदो या कमर्शियल खरीदो उसके ऊपर GST भी आता है, वो फिर कहाँ जाके ऐड होता है? ऐसा है कि जब तक कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आ रहा तो एक कमोडिटी है। ओके। ऐसा टेक्निकल डेफिनेशन में माना जाता है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। राइट। ओके। क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। तो वो GST की डेफिनेशन की कवरेज में आ जाती है और उस पर GST लग जाता है। अच्छा। जैसे ही आपका OC आ जाता है फिर आपको उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे GST पे करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर किसी को GST से प्रॉब्लम हो रही है तो जब जिस बिल्डर को OC मिल चुका है उस प्रॉपर्टी का उसके बाद वो खरीदे, GST नहीं लगेगा और वो एटलीस्ट GST की कॉस्ट तो सेव कर ही लेगा। हाँ, और उसको प्रॉपर्टी भी रेडी मिल जाएगी, उसको एकदम से इमीडिएट पोजेशन मिल जाएगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा। राइट। बट गुड़गांव जैसी सिटी में तो सर सारी प्रॉपर्टी बिकती आजकल अंडर कंस्ट्रक्शन है। राइट। क्योंकि सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आजकल तो आपने भी सुना ही है, बिल्डर लॉन्च करता है प्रोजेक्ट और विद इन 1 वीक प्रोजेक्ट बिक जाता है। ऑल्दो मार्केट अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब उतनी फास्ट नहीं है, बट मेजॉरिटी तो माल बिकता है यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये तो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि उसको GST को का नुकसान झेलना है या उसको पिकअप पकड़ना है कि मैं आज जो खरीद रहा हूँ आगे जाके प्रॉफिट जो होगा तो उसको पिकअप करना है। तो ये तो इन्वेस्टर को वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एटलीस्ट उस पे उसको Right. कैपिटल गेन तो नहीं देना राइट पड़ेगा। राइट। सो इट विल बी एडेड इन दी कॉस्ट और जो भी जब भी वो बेचेंगे तो वो कॉस्ट में ऐड होगा एंड डेफिनेटली जो भी प्रॉफिट का
जो वैल्यू होगा वो रिड्यूस होगा, देयरफॉर इनकम टैक्स भी रिड्यूस हो जाएगा उस पर। बट इसमें भी ना गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा रखे हैं। मेरे को ऐसा लगता है रेजिडेंशियल में 5% जीएसटी है एंड कमर्शियल के अंदर इट इज़ 12%। राइट। तो आप सोचो कि अगर आप 1,000 रुपये का खाना खाने जा रहे हो तो आपको 12% नहीं चुभेगा, बट यहाँ बात हो रही है करोड़ों की। Correct. आप करोड़ों की अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 12% जीएसटी देना पड़े तो 12 लाख तो सीधा वहीं चला गया। राइट। और इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेट हो जाती है, जो कि एक्चुअली में है नहीं, एंड इन्फ्लेशन भी फिर बढ़ता ही है। या एंड उसके लिए क्योंकि टैक्सेस वहाँ ख़त्म नहीं होते, देन आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करने हैं, तो वो टैक्सेस तो फिर ख़त्म ही नहीं होते प्रॉपर्टी अगर लेनी है आपको। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें कोई तरीका भी होता है कैपिटल गेन को अगर किसी को सेट ऑफ करना है, या कैपिटल गेन को कैसे बचाया जाए, उसके भी कुछ जेन्युइन तरीके होते हैं? बिल्कुल। तो अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी से, तो डेफिनेटली आप उसको री इन्वेस्ट करते हो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। ओके। तो जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है, अगर आपने उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप एग्जम्पशन ले सकते हो, एक सेक्शन है 54, उसके अंदर आप एग्जम्पशन ले सकते हो। ओके। बट ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। अगर आपने प्रॉपर्टी 24 महीने के अंदर खरीदी और बेची और गेन लिया, तो आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। बट इसका क्या लॉजिक है? मतलब गवर्नमेंट को क्या लगता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इतना डिफरेंस कैसे? गवर्नमेंट ये चाहती है इसमें ट्रेडिंग ना हो, उसमें स्पेकुलेशन ना हो। Okay. अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप इस इंटेंशन से खरीदें कि वो एक्चुअली में रेसिडेंशियल होना चाहिए। अच्छा। एंड ये तो आपको एग्जम्पशन उसमें भी नहीं मिलेगी। अगर मान के चलते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, फिर उसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं, या तो वो रेसिडेंशियल में नहीं आता। ओके। तो अगर ऐसा आपने लिया तो ये आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ओके। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर आप 2 साल से पहले बेच रहे हो तो आप इन्वेस्टर हो और आप ट्रेडर हो, आप एक जेन्युइन होम बायर नहीं हो। राइट राइट। एंड इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेम अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली जाए तो पूरा टैक्स सेव हो जाता है। पूरा पूरा। आप मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, एंड अब उसके बाद 2 साल बाद आपने 3 CR की सेल कर दी, तो आपका प्रॉफिट हुआ 1 CR। 1 CR। तो अब आपको नेक्स्ट टाइम 1 CR पे जो टैक्स बचाना है, जो कि 20% हो सकता है, 12.5% हो सकता है, या उस पर पूरा टैक्स बचाना है, तो आपको 1 CR ही इन्वेस्ट करना है सिर्फ। अच्छा। ना कि 3 CR। अच्छा। आपकी सेल कंसिडरेशन तो 3 CR आई, बट आपको 1 CR इन्वेस्ट करना है, तो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका बच जाएगा। एंड वो जो 2 करोड़ है वो आप कहीं भी यूज कर सकते कहीं हैं, पर भी। अपने बिजनेस में, अपने Right. पर्सनल एक्सपेंस में, आप उसको कहीं भी यूज कर करेक्ट सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। ओके। ओके। मेरे को याद आ रहा है जब मैं छोटा होता था तो मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि टैक्सेस जो है ना वो हमेशा मिडिल क्लास और लोअर इनकम वाले टैक्सेस पे करते हैं, एंड जितने भी मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स हैं ये अपना टैक्स बचाने का तरीका कोई ना कोई निकाल लेते हैं। इनके पास लॉज होते हैं जिससे ये जेन्युइनली अपना टैक्स बचा लेते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, आप मेरे को बताओ कि एक मिडिल क्लास की तो जब सैलरी आती है वो तो टीडीएस कट के आती है और उसको पूरा टैक्स पे करना है, बट एक बिजनेसमैन हो गया या एक बड़ा मिलियनेयर हो गया, वो कैसे टैक्सेस बचा लेते हैं अपने? देखिए, ये बड़ा वास्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, बट मैं 1-2 एग्जांपल से इसको कवर करूंगा। ऐसा होता है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी या मिलीनियर्स या जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो अपनी ट्रस्ट में प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो डायरेक्ट बाय नहीं करते। ओके। या वो अगर उनका इंटेंशन है कि आज मैं खरीद रहा हूँ, कल तो मैं इसको बेचूंगा ही, इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, तो वो क्या करेंगे, कंपनी में बाय करेंगे प्रॉपर्टी। अच्छा। जब आपने कंपनी में प्रॉपर्टी बाय करी तो देयर फॉर आप डायरेक्टली उसके ओनर नहीं हो, वो कंपनी उस प्रॉपर्टी का ओनर है। अच्छा। अब क्या होगा कि जिस कंपनी ने प्रॉपर्टी बाय करी है, आप उसकी शेयर होल्डिंग लोगे। ओके। अब फ्यूचर में आपको कोई सेलर मिलता है तो डेफिनेटली आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उसकी शेयर होल्डिंग सेल आउट कर दोगे। आप अपनी कंपनी सेल आउट कर दोगे? यस। अच्छा। तो आपने जब कंपनी सेल आउट करी तो वैल्यूएशन आपके हाथ में, वो लोग वैल्यूएशन को अंडर वैल्यू कर लेते हैं और उस पर कम टैक्स पे करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। बाकी
और भी तरीके हैं। लोग ऐसी जगह प्रॉपर्टी बाय करते हैं कि उनका जहाँ टैक्स ही नहीं लगता। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे रियल एस्टेट में टैक्सेस ही नहीं है। मतलब ये एक जेन्युइन तरीका है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप बनाते हो और उसके अंदर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप टैक्स बचा सकते हो। एंड दिस इज अ लीगल वे और दिस इज अ इलीगल वे। दिस इज अ लीगल वे, बट देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो टैक्स कर लोगे अपना। हाँ, कुछ हद तक आप टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो हर किसी की एक सर्कल रेट होता है। ओके। जो उसकी जो लोकल बॉडी है, वो म्यूनिसिपल बॉडी जिसे कहते हैं, वो डिफाइन करता है उसका रेट। तो अगर आप उससे कम की भी बेच दो प्रॉपर्टी, तो आपका वो सर्कल रेट लगेगा, उसी से ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और इनकम टैक्स भी वही स्टैम्प वैल्यू मानता है। बट जब आप किसी की शेयर होल्डिंग बेचोगे, उसका कोई नोटिफाई नहीं करता है रेट, अच्छा। तो आप उसको अंडर वैल्यू कर लोगे और उस बेसिस पे उसकी शेयर होल्डिंग बेचोगे, तो कैपिटल गेन तो आपको उसमें भी देना है। बट हाँ, आप उसको अंडर वैल्यू कर सकते हो थोड़ा सा। ओके। एंड अगर लीगली देखा जाए तो प्रॉपर्टी तो बिकी नहीं, कंपनी बिकी। कंपनी भी, आपको पता है जो मुकेश अंबानी जी का एंटीला है, अच्छा। वो भी डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल ने ओन नहीं कर रखा, एक अच्छा। कंपनी ने ओन कर रखा है। और जो उसका खर्चा होता है पूरा मैनेजमेंट, वो सारा वो कंपनी संभालती है और उसका एक्सपेंस भी वो क्लेम करते हैं। हम अपने घर के खर्चे होते हैं, हम क्लेम नहीं कर सकते। बट ऐसे कितने बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, वो एज अ परक्यूजिट लेते हैं कि मैं यहाँ ये कंपनी है, मैं इसका की मैन हूँ और इसकी ये प्रॉपर्टी मुझे दे रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा है, और यही सारा मेरा खर्चे मैनेज करेगा। उससे क्या होता है कि वो एक्सपेंसेस भी वो बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम हो जाते हैं। ओह वाह, अच्छा। हम और आप जो ग्रोसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये तो हम पूरा टैक्स पे करके आ रहे हैं। पहले 30% टैक्स दिया, फिर जीएसटी हमने 18% दिया, और अगर आपकी इनकम समझ रहे हो आप 2 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज भी दे रहे हो, तो अल्टीमेटली मैंने एक कैलकुलेशन लगाया था, अगर मिलियनियर है कोई इंडिया में तो करीबन 66% टैक्स देता है। ओह। नेट डिस्पोजेबल इनकम आपकी 34% ही है। मतलब आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से 66 तो गवर्नमेंट ही ले गई, राइट। बाय डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट राइट। टैक्सेस। आप देखो ना, आपका जो पूरा टैक्स लगता है, सरचार्ज, सेस, सब मिला के 37% है। उफ। उसके बाद आपके पास बचा 73 रुपीज। आप जब उसको लेने जा रहे हो तो एक एवरेज जीएसटी 18% है, तो 37 प्लस 18 हो गया आपका 52 ही हो गया। बट ये करते करते आपका 66 हो ही जाता है। तो ये तो हो गया बाइंग और सेलिंग में टैक्सेस। व्हाट अबाउट रेंटल इनकम? रेंटल इनकम में भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं। जो भी प्रॉपर्टी से रेंट आता है उसके ऊपर क्या टैक्स एप्लीकेबल होता है? अगर आप कोई भी रेंटल इनकम करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप समझना पड़ेगा ये वो आपका बिजनेस है या आप सिंपल आपने एक इन्वेस्टमेंट करी और आप उसमें रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं। ओके। तो अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रेंटल इनकम कर रहे हैं, तो हमारे इनकम टैक्स लॉ में एक सेपरेट हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा। तो जो भी आप इनकम कर रहे हैं उसका 30% आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देती है, चाहे आप करें ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेंट आ रहा है 10 लाख रुपीज का, तो 3 लाख रुपीज आपने मेंटेनेंस में खर्च करे हैं या नहीं करे हैं, वो आपको मिलेंगे। फिर जो 7 लाख रुपीज बचेगा उस पर आपको रेंटल इनकम पे टैक्स देना है। एंड वो भी आपका स्लैब्स में जाता है, कोई फ्लैट टैक्स नहीं है। तो जो भी आप जिस स्लैब में आप फॉल करेंगे, 5, 10, 15, तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। भले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, भले कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ये दोनों पे रहता है? राइट, राइट। ओके। अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपको 30% डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है टैक्सेबल होगी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर। अच्छा। तो फिर आप जो एक्चुअल एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी आप मेंटेनेंस में या उसको मैनेज करने में, तो वो आपको एक्सपेंसेस क्लेम करने पड़ेंगे, और जो भी आपका प्रॉफिट होगा आपको एज अ बिजनेस इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका किसी प्रॉपर्टी में 30% से कम एक्सपेंस हो रहा है तो आप उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं। अच्छा। और अगर आपको लगता है कि मेरा तो खर्चा 50% हो रहा है, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप उसको एज अ बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हो। दोनों चॉइस हैं इसमें अवेलेबल। बट इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे ही आप उसको कमर्शियल दिखाएंगे तो आपका जीएसटी 18% भी हिट करेगा। ओह, मतलब रेंट प्लस जीएसटी। राइट। टेनेंट को पे करना पे पड़ेगा। करना पड़ेगा उसको। अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तब भी आपको पे करना ही पड़ेगा,
और जैसे ही आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी रेंट लेट आउट कर रहे हैं एंड एज अ बिजनेस दिखा रहे हैं, तब आपको 18% चार्ज करना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जो भी बायर है या जो टेनेंट है वो 18% पे करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, आपको देना ही पड़ेगा 18%। तो बट जो भी टेनेंट होगा वो उस जीएसटी को सेट ऑफ कर पाएगा अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में कि नहीं? राइट, कर सकता है वो, उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने कोई लेट आउट करी है प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पस, तो डेफिनेटली आप जो भी ओनर है वो इनवॉइस रेज करेगा, उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले सकता है। ओके, सो विल इट मेक सेंस अगर एक हम इंडिविजुअल की बात करें, उसके पास अगर एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी है, तो उसको रेंट पे चलाना विल मेक सेंस? क्योंकि बहुत सारे लोग तो प्रॉपर्टी खाली रखते हैं। तो आपका कहना है कि अगर आप उसको लेट आउट करते हो और आपको उस पर इनकम जो आती है उस पर आपको 30% रिबेट भी मिल जाता है, राइट। तो विल इट मेक सेंस टू लेट आउट अ प्रॉपर्टी या उसको खाली रखना ज़्यादा बेटर है? देखो, मैं इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, लोन से भी लेते हैं। अगर आप लोन से हाउस लोन लेके आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हो इंटरेस्ट पे? इंटरेस्ट का, राइट। Okay. राइट, जो भी आपका होम लोन का इंटरेस्ट है उसका 2 लाख तक का मैक्सिमम। Very लोग क्या करते हैं कि मैं वाइफ के साथ ले लेता हूँ, स्पाउस के साथ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, वो 2 लाख की जो लिमिट है वो डिवाइड हो जाती है, 2-2 लाख रुपए हो जाती है, तो 4 लाख हो गई। वाह, अच्छा। यस। अब इसके आगे भी लोग क्या सोचते हैं कि अगर आपने लेट आउट करी प्रॉपर्टी तो जो वो कैप है 2 लाख की वो अनलिमिटेड हो जाती है। अच्छा, कैसे? अगर आपने लेट आउट करी है प्रॉपर्टी और आपका रेट ऑफ योर इंटरेस्ट ऑन होम लोन ज्यादा आ रहा है, 5 लाख 10 लाख रुपए आ रहा है, कभी कभी बड़ा बड़ा लोन भी ले लेते हैं लोग, या तो अब वो तो केवल डिडक्शन 2 लाख ही ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं ले सकते। और को ओनर भी कितना होगा, लोग अपनी वाइफ स्पाउस पे भी विश्वास करते हैं, अपने मदर एंड फादर डेट से, उससे आगे तो पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे उसका डिडक्शन लें? आप उसको 5,000 रुपये पे रेंट आउट दिखाइए, 60,000 रुपये आपने लेट आउट दिखाया, रेंटल इनकम दिखाई, और उसमें ऑब्वियसली 30% तो डिडक्शन मिलने ही वाला है। अच्छा, केवल 60,000 दिखाने से आप सोचिए आप अनलिमिटेड इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, जो कि हम अपने केस में 10 लाख मान लें। ओह वाह। तो आपने 60,000 तो रेंट आउट इनकम दिखाई और 10 लाख की डिडक्शन ली तो फायदे का सौदा हो गया। एक चीज़ और बताओ, हमारे यहाँ रियल एस्टेट में रोज़ के हम केसेस देखते हैं जिसमें सेलर ना अपना टैक्स बचाने के लिए कैश मांग लेता है, बट एक जो बेचारा फर्स्ट टाइम होम बायर है जिसने लोन लेके प्रॉपर्टी लेनी है, वो कैश लाएगा कहाँ से? तो ऑल्दो पॉडकास्ट पे हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल ये जो लोग कैश मांग लेते हैं, ये टैक्स बचाने के लिए मांगते हैं या और भी कोई रीज़न होता है इनका? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सेलर ऐसा नेगोशिएट करता है वो इसलिए करता है कि इस पे उसका इनकम टैक्स ज़्यादा लग जाता है अगर वो पूरी सेल कंसिडरेशन को दिखाएगा। बिल्कुल। और बायर भी इसलिए एग्री हो जाता है क्योंकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी बच जाती है। अच्छा, अगर वो पूरी सेल कंसिडरेशन को दिखाएगा पेपर पे, रजिस्ट्री डीड पे, तो उसको पूरी वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। और अगर वो सर्कल रेट तक दिखाएगा या उससे नीचे दिखाएगा तो सर्कल रेट मिनिमम उस पर तो देनी पड़ेगी। तो बायर और सेलर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, या आप भी तो ज़्यादा मुझसे जानते होंगे, तो वो सर्कल रेट पे ही अपना करते हैं। बट मैं इसको एडवाइस नहीं करता हूँ। अल्टीमेटली अगर बायर ऐसा कर भी रहा है तो जब वो प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसको उसका जो भी उसने प्रॉपर्टी एक्चुअल वैल्यू पे खरीदी है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलेगा। एग्री। और जब नहीं मिलेगा तो आज तो उसने स्टैम्प ड्यूटी बचा ली, फ्यूचर में तो उसको टैक्स देना पड़ेगा ना। तो मेरा एडवाइस यही रहता है कि जो भी सेल कंसिडरेशन है आप उस पर पूरा रजिस्ट्री डीड में दिखाइए, और आप आगे उस पर टैक्स पे कीजिए, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो या सेलर को उस पर कैपिटल गेन पे करना हो। इसमें मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, कल को मान के चलिए कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई, तो कल को आप क्लेम करोगे भी, सिविल सूट डालोगे भी, तो आप उसी वैल्यू का डाल सकते हो जो सेल डीड में एंटर्ड है। इसीलिए तो सर बिल्डर भी फ़ायदा उठाते हैं ना। आप सोचो कि जो भी बिल्डर फ्रॉड होते हैं या जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उसमें इसीलिए बायर भी क्लेम नहीं कर पाता। अगर किसी ने कैश दिया है बिल्डर को तो वो कोर्ट में जाके लड़ भी नहीं सकता ना। करेक्ट। यही प्रॉब्लम आ जाती है। बट आप सोचो कि एक कैश उसी के पास होगा जो अपनी खुद कहीं से प्रॉपर्टी बेच के आया होगा,
क्योंकि वो एक लूप है जो चलता रहता है, आपने प्रॉपर्टी बेची, आपको कैश मिला, आपने फिर आगे प्रॉपर्टी खरीद ली। बट जो एक फर्स्ट टाइम होम बायर है वो बेचारा कैश कहाँ से लाएगा? फिर तो ऐसे वो कभी प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं खरीद पाएगा। नहीं पाएंगे, राइट, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक और पेनल्टी सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले क्या होता था कि अगर हम कोई भी कैश में लोन लेते हैं या देते हैं, उस पर पेनल्टी लगती थी, 100% पेनल्टी, जितना लोन का अमाउंट है। ओके। अब उसमें डेफिनेशन में ये भी कवर कर लिया है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज करते हैं इन कैश मोर देन 2 लाख रुपीज, तो आपका उस पर भी 100% पेनल्टी लगेगा। ओह, तो अच्छा। अब आप मान के चलिए कल को वो सूट फाइल करता भी है बायर उसके जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, और वो ये कहता है कि मैंने 50 लाख तो रजिस्ट्री डीड से बाय बैंक चैनल दिया है और बाकी जो रिमेनिंग है वो मैंने कैश में दिया है, तो देयरफॉर उसने खुद एडमिट कर लिया कि मैंने कैश में दिया है। फंस जाएगा। तो चाहे उसकी रिकवरी हो ना हो, सिविल सूट में उसके फेवर में डिसीजन आए ना आए, इनकम टैक्स वाले तो जरूर आ जाएंगे क्योंकि उसने खुद एडमिट किया है। तो अगर इंडियंस जब इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से जो कैपिटल गेन होता है सेल परचेज पे, या वहाँ से जो रेंटल इनकम होती है, क्या उसके ऊपर भी टैक्सेस एप्लीकेबल हैं इंडियन रेजिडेंट्स के ऊपर? सी, अगर आप इंडियन टैक्स रेसिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबली कहीं भी इनकम हो रही हो, इवन चांद में भी इनकम हो रही हो, तो आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। अच्छा। चाहे वो रेंटल इनकम हो या आपने कुछ कैपिटल गेन करा हो, एंड अच्छा। टैक्सेशन विल बी सेम, वही अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और काफी लोगों को ये नहीं पता, इवन इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी नहीं पता, कि जो अभी मैं बात कर रहा था, जो एग्जम्पशन मिल जाती है कि आपने जो भी कैपिटल गेन किया और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इंडिया में, तो अगर आपने फॉरेन में भी कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, स्पेसिफिकली वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओके, तो उसका आप एग्जम्पशन ले सकते हो इंडिया में। बहुत सारे जो भी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स इंडियंस हैं वो अब इंडिया से बहुत बाहर मूव कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे लिखा था कि टैक्स उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, टैक्स के यहाँ पे इतने स्लैब्स हाई हैं कि जो पैसा कमा लेता है वो सोचता है यार मैं कहीं बाहर ही चला जाता हूँ। तो आपने भी ऐसा देखा है? आपके पास भी क्लाइंटेल है ऐसी? अभी मैं आपको बताता हूँ, एक हैनले रिपोर्ट निकली थी 2024 की। अच्छा। उसमें बताया गया है कि करीबन 6200 मिलीनियर्स दुबई शिफ्ट हो गए हैं इंडिया से? नॉट इंडिया, फ्रॉम ग्लोब। ओह। एंड करीबन 2025 में 8000 मिलीनियर दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। ओह, अच्छा। और डेफिनेटली जब मिलीनियर शिफ्ट हो रहे हैं तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो करेंगे 100%। दुबई का 2021 से अभी तक 75% राइज हो चुका है प्रॉपर्टी रेट में। एक्सेलेंट। जो आपने टैक्सेशन की बात करी वो बिल्कुल सही है कि इंडिया में आप 20% कैपिटल गेन टैक्स देते हो या 12.5% देते हो, फिर जीएसटी की बात हुई हमारी उस पर 18% लग गया, फिर स्टैम्प ड्यूटी आपको इंडिया में पता है कहीं किसी किसी स्टेट में 9% 10% तक भी है। बिल्कुल है। तो इतने सारे टैक्सेस हैं दुबई में, कोई रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं। अच्छा। आपने प्रॉपर्टी में जो भी कैपिटल गेन करा है उस पर कोई टैक्स नहीं। और जो जहाँ जैसे हमारे यहाँ इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो 10% तक है, वहाँ डीएलडी फीस है, डीएलडी रजिस्ट्रेशन फीस, वो सिर्फ 4% है। ओह। तो इस वजह से लोग दुबई में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। हाँ, और एक रीज़न और भी है, दुबई में रेंटल इनकम्स बहुत हाई हैं। एंड जैसे कि स्टार्टअप फाउंडर्स भी हैं जिन्होंने अपने स्टेक सेल करे या जिन्होंने अपनी कंपनी बेची, तो वो भी सब दुबई सिंगापुर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, टैक्सेस बचाने के लिए जाते हैं सब। देखिए, केवल टैक्सेस ही नहीं है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एंड दुबई क्या कर रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको वो गोल्डन वीज़ा भी दे रहा है। अच्छा। आपको करीबन AED 2 मिलियन लगाना है, इन्वेस्ट करना है, आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। तो ये एक कारण है टैक्स के अलावा जिसलिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और जैसा आपने बोला कि इतने इंडियंस चले गए, इंडिया से ज़्यादा तो 15,000 लोग 2024 में चाइना से मिलियनर्स मूव हो चुके हैं। अच्छा। दूसरे नंबर पे यूके आता है, यूके का भी करीबन फिगर 6000 समथिंग है। एंड इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है जहाँ से मिलियनर्स मूव हो रहे हैं, 4200। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाके प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं बट यहाँ पे फिर डिस्क्लोज नहीं करते। उसका क्या राइट तरीका होना चाहिए कि आप लीगली वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर लो और आपको इंडिया में टैक्स भी ना देना पड़े? बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने।
बट मैं आपको बताऊं, करीबन अभी इनकम टैक्स ने नोटिस निकाले हैं, करीबन 5 या 200 करोड़ की वैल्यू की जो एसेट है अच्छा, वो इंडियंस बेनामी को। इन्वेस्ट की करी हुई है इंडियंस ने, और इतने अच्छा। लोगों को नोटिस दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली इन लोगों ने पैसा कैसे मूव करा, इधर थ्रू हवाला या क्रिप्टो करेंसी। या तो इसके थ्रू उन्होंने सारा पैसा वहाँ भेजा, उन्होंने इन्वेस्ट किया, और वो सोच रहे थे कि दुबई ऐसा एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नहीं करेगा इंडिया के साथ, एंड उसने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी ओके। इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और सबके नाम खुल गए हैं, सबको नोटिस चले गए हैं। इसका इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक कैसे आ रही है? सो बेसिकली इंडिया और यूएई दे बोथ आर द मेंबर ऑफ ओईसीडी। ओके। ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कमिटमेंट है सारी कंट्रीज का कि वो एक कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ओ। जिसमें जितनी भी किसी भी कंट्री के रेसिडेंट ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है या किसी और मोड में इन्वेस्ट कर रखा है या बैंक अकाउंट्स हैं उसके, तो वो उसको इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। ओ। एंड केवल इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि कोई भी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को केवल अपने टैक्स रेसिडेंट का डेटा शेयर कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मांगती है यूएई से या दूसरी कंट्री से, तो केवल वो अपने टैक्स रेसिडेंट का मांग सकती है, बाकी किसी का नहीं मांग सकती है। अच्छा। एंड एक बार उसको इंफॉर्मेशन मिल गई तो 10 साल तक वो नोटिस भेज सकती है। तो आज 2025 चल रही है, तो 2015 तक आपने जो भी प्रॉपर्टीज बाय करी है या कुछ भी आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट करा है विदाउट एनी डिस्क्लोजर, तो वो 2015 की भी बात को भी उखाड़ के ले आएंगे और वो नोटिस सेंड कर देंगे। तो एक चीज बताओ कि अगर किसी को टैक्स बचाना है और अगर किसी को दुबई का रियल एस्टेट का एप्रिसिएशन भी कमाना है और रेंटल इनकम भी कमानी है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? जेन्युइन तरीके से कोई भी इंडियन कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है दुबई में और हायर रिटर्न भी ले सकता है, बट विदाउट डिस्टर्बिंग एनी इनकम टैक्स वन? देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपकी टैक्स रेसिडेंसी क्या है। ओके। अगर टैक्स रेसिडेंसी आपने यूएई की ले ली, अच्छा। तो यूएई गवर्नमेंट एक्सचेंज नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। अब टैक्स रेसिडेंसी कैसे मिलती है यूएई की? हाँ। वो उसके लिए आपको एटलीस्ट 183 डेज आपको यूएई में रहना पड़ेगा। तो मोटा मोटा मान के चलते हैं 6 महीने। अच्छा। यस, अगर आप इतना रहेंगे तो आप टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूएई में हर साल? हर साल। ओके। अगर आपको लगता है 6 महीने तो मोटा मोटा इतना ही हो गया कि मैं वहीं रह रहा हूँ, मेरा दूसरा घर हो गया यूएई, हाँ। तो यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली इसमें एक डिसीजन लिया ओके। और बोला कि अगर आपके पास रेसिडेंस परमिट है, जिसको गोल्डन वीज़ा भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टर वीज़ा भी बोल सकते हैं, एंड साथ में आपने प्रॉपर्टी एक परमानेंट रेसिडेंसी ले रखी है यूएई में, मतलब प्रॉपर्टी खरीद रखी है या इवन रेंट पे भी ले रखी है, तो आप केवल 90 डेज रहिए यूएई के अंदर और टैक्स रेसिडेंसी ले लीजिए, और जैसी मिल गई तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होने वाली। अच्छा। अब इसका तीसरा रास्ता एक और है, अगर किसी को 90 दिन भी नहीं रहने, तो वो यूएई में कंपनी सेटअप कर सकता है अपनी। अच्छा। वहाँ बहुत इजीली आप समझिए 4-5 दिन के अंदर आपको कंपनी सेटअप हो जाती है। फ्री जोन बहुत सारी है वहाँ पे, 40+ फ्री जोन्स हैं। अच्छा। उधर आप कंपनी सेटअप करिए और उस कंपनी के थ्रू आप प्रॉपर्टी बाय करिए। अच्छा। तो जो भी रेंटल इनकम यूएई में होगी आपकी, या आप उस प्रॉपर्टी से कैपिटल एप्रिसिएशन लेंगे, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो उस कंपनी को लगेगा। आप शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के। ओके। आपने अपनी शेयर होल्डिंग नहीं बेची है, उस कंपनी ने प्रॉपर्टी बेची है। तो जब वो कंपनी प्रॉपर्टी सेल करेगी या उससे रेंटल इनकम करेगी, तो वो उस पर टैक्स देगी। बट इसमें एक और पॉइंट है कि क्योंकि आपने शेयर होल्डिंग ली है, तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ आप ओडीआई कंप्लाइंस करिए, क्योंकि आपने किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग ली है तो आप स्टिल फॉरेन एसेट को एक्वायर कर रहे हैं। ओके। क्योंकि वो शेयर होल्डिंग भी एक एसेट ही है। एक अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी रील्स आ रही हैं और न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है कि दुबई अब रुकेगा, दुबई में बहुत ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन आ गई है, मतलब अनबिलीवेबल है, पिछले 2 साल में 70% जंप आ गया है, तो अब दुबई रुकेगा। आपको क्या लगता है, क्या दुबई का जितना भी जूस था वो निकल गया है अभी, या अभी कुछ बचा है? सो दुबई में आपको मैं बताऊं 2021 से अभी तक 75% प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। अच्छा।
एंड मुझे लगता है कि अभी जूस का पहला ही बूंद टपका है। ओह अच्छा। इसके अलावा काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं अभी। आपको पता ही है, बुर्ज खलीफा हो गया, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम हो गया, उनका दुबई मिरर है, या, तो काफ़ी चीज़ें हैं। बट अभी वो डाउनटाउन 2.0 भी लेके आ रहे हैं। या, उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो क्रीक हार्बर कम्युनिटी बना रहे हैं पूरा। और बुर्ज खलीफा तो करीबन 800 स्क्वायर मीटर टॉल है, बट वो उससे भी बड़ी एक टावर को खड़ा कर रहे हैं, उसका नाम रखेंगे वो क्रीक टावर। या मतलब पहले दुबई ने वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर बनाया, अब वो अपने से ही कंपटीशन करके उससे भी बड़ा एक टावर बना रहा है। राइट। और माना जा रहा है कि ये 1 किलोमीटर से भी ऊपर जाएगा। अमेजिंग। राइट। एंड उस टावर पे इन्होंने क्या किया इस बार, क्योंकि ये जो जिसने बनाया था वो इमार ने बनाया था। या, इमार ने ये देखा कि भाई बुर्ज खलीफा बनाया और उनको लगा कि ये तो इसके प्राइस बहुत ही बूम पे चले जाएंगे। बट क्या हुआ कि बुर्ज खलीफा से ज़्यादा उसके जो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं या रियल एस्टेट्स हैं उसके प्राइस बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ। उन्होंने ये चीज़ देखा कि भाई बुर्ज खलीफा में तो कोई ले नहीं रहा, सब इधर उधर क्यों ले रहे हैं, तो उनको व्यू साइड व्यूइंग चाहिए। या, तो ये समझ के इन्होंने क्रीक टावर में क्या किया, उसको हॉलो बनाया है। अच्छा। इसमें कुछ भी स्पेस नहीं दी है, केवल टॉप 20 फ्लोर्स दिए हैं वो, कि जो कि रहेंगे एमिनिटीज के लिए या रेस्टोरेंट्स या साइड व्यूइंग के लिए। ओह अच्छा। बाकी हॉलो रखा है। और सारी जो उसके आसपास की जो कम्युनिटी है वो एमआर ने पहले ही एक्वायर कर ली है और उसको वो बेचेगा। वाह। और वैसे भी अगर आप देखो तो उन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट करी है सब कुछ वर्ल्ड में बेस्ट ही करा है। भले वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग हो, भले वर्ल्ड का बिगेस्ट उनका स्टेडियम हो, भले हॉर्स रेसिंग कोर्स हो, हर चीज़ जो भी उन्होंने बनाई है वर्ल्ड की बिगेस्ट ही बनाई है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये तो दुबई की बात हो गई, वहाँ एक और एमिरेट्स है रसल खेमा। वो वैसे तो ट्रैकिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, उसका थोड़ा क्लाइमेट दुबई से 6 डिग्री भी कम है। अच्छा। तो वहाँ वो कसिनो लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कसिनो। ओ वाह। अच्छा। और वो मैन मेड आइलैंड में बना रहे हैं उसको। और जो बनाने वाला है, इसको मैनेज करने वाला, वो विन कसिनो है, जिसने लास वेगास में कसिनो बनाया है और हांगकांग में, मकाऊ में कसिनो बनाया है। और मैंने सुना है वहां पे वो एयरपोर्ट भी, शायद कोई बिगेस्ट एयरपोर्ट भी कुछ बनाने वाले हैं। बिल्कुल। तो अभी जो नया एयरपोर्ट आने वाला है उसकी जो कैपेसिटी है 250 मिलियन पैसेंजर्स की होने वाली है। वाह, 2.5 गुना से भी ज्यादा। राइट। और इस एयरपोर्ट के अंदर केवल ये नहीं है कि आप गए, आपने शॉप्स में बैठे या रेस्टोरेंट्स में बैठे, उसके अंदर सिनेमा भी होगा, गोल्फ कोर्स भी होगा, आप क्या बोलो वो मिल जाएगा आपको अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही। बिल्कुल। तो अगर कोई सोच रहा है कि बस हम 1 घंटा पहले जाएंगे वहाँ देख लेंगे और फिर अपना ऑनबोर्डिंग करेंगे, नहीं, अब ऐसा होने वाला है, पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा कि भाई एक दिन पहले जाओ वाह। और वहाँ घूमो, इतना बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है वो, और फिर अपना ऑनबोर्डिंग करो और जाओ। रसल खेमा में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा। जहाँ ये कैसीनो बना है उस आइलैंड का नाम है अल मर्जन। अच्छा। अल मर्जन आइलैंड में आपको काफ़ी रेसिडेंशियल यूनिट्स मिल जाएंगी। फिर एक शोभा भी एक सिनिया आइलैंड लेके आ रहा है, वो थोड़ा सा दूर है, वो अल क्वीन करके आइलैंड है, वहाँ वो स्टैब्लिश्ड है। और शोभा हमारे इंडिया के उसमें प्रमोटर्स हैं, अच्छा। तो वो भी लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। एंड लोग वहाँ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में उसको एयरबीएनबी में डालेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा फुटफॉल होगा आगे जाके। बट एक चीज बताओ, दुबई में आपने बताया टैक्स तो कोई है नहीं, तो ये हर चीज इतनी बड़ी बनाते कैसे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का तो जो इनकम सोर्स होता है वो टैक्स ही होता है, और दुबई में टैक्स है नहीं। तो ये लोग कैसे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? कहाँ से आ रहा है पैसा? क्योंकि उनका तो दुबई का तो पेट्रोल भी अब खत्म हो चुका है। सबसे मेन स्ट्रीम है इनका जो रेवेन्यू का, वो है टूरिज्म। अच्छा। आप देखिए इंडिया को लैंड एरिया वाइज आप कंपेयर करेंगे यूएई से, तो कुछ भी नहीं है यूएई। हाँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। बट इंडिया ने लास्ट ईयर करीबन अट्रैक्ट किए थे 6 मिलियन टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट बस। एंड यूएई ने 17 मिलियन करे थे। तो एक तो टूरिज्म है, दूसरा यूएई में डेली 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती है। 5,000 करोड़ की। 5,000 करोड़ की। तो डीएलडी रजिस्ट्रेशन जो स्टैम्प ड्यूटी है वो उनको मिल रही है 4%। अमेजिंग अमेजिंग। एंड तीसरा, क्योंकि वहाँ कंपनी सेटअप करना बहुत आसान है, लोग जीरो टैक्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस फीस भी उनको मिलती है। अच्छा। तो ये 3 मेन इनके स्ट्रीम है आज की डेट में जहाँ से इनको रेवेन्यू आ रहा है।
तो आने वाले टाइम में भी ये नो टैक्स ही रहने वाला है दुबई, या कुछ आने वाले टाइम में ये लोग भी कभी ना कभी तो टैक्स लाएंगे? बिल्कुल लेके तो आएंगे ही। और अभी मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट टैक्स भी लॉन्च हो गया है इस साल से। अच्छा, ऑलरेडी? बट ये उन लोगों के लिए जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, जो अच्छा टर्नओवर कर रहे हैं। पुलकित जी, अगर दुबई ने इतनी तरक्की कर ली है और यूएई में इतना इस समय इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इंडिया भी कभी वहां तक पहुंच पाएगा क्या? इंडियन गवर्नमेंट भी सोचती है इसी तरीके से जिस तरह के वहां के शेख सोचते हैं? इंडियन गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है, अभी गिफ्ट सिटी लेके आई है। दूसरा अभी हमारा दिल्ली में भी एक सिटी लेके आ रही है, स्मार्ट सिटी ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा। तो ये भी लेके आ रही है, आईजीआई के पास ही है। एक स्मार्ट टाउनशिप है जिसमें बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी अपना रेजिडेंशियल्स होंगे, कमर्शियल्स होंगे और बाकी भी एमिनिटीज़ होंगी। हाँ। अब देखते हैं किस तरीके से इसको आगे वो करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। बट हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है इन्वेस्टर्स के लिए कि जो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए वेलकमिंग नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब अपने कॉमनवेल्थ विलेजेस वाला सारा ये हो रहा था, तो इसमें इमार जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है, हाँ जी। उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया था। आई डोंट नो आपके व्यूअर्स को पता होगा कि नहीं। तो इसमें इन्होंने जयपुर को, दिल्ली में, गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट किया था, अपना इधर साउथ में भी, मुंबई में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखे थे। बट एकदम से क्या हुआ आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रेशर आया, इन पे केस डाल दिया। बोला कि ये तो सारा ब्लैक मनी है, हवाला है, और केस काफ़ी टाइम तक चल रहा था। अभी 2024 में एमआर पे रेड भी पड़ी है इनकम टैक्स की। रियली? एंड ईडी ने उनका 400 एकड़ का लैंड जो भी था वो फ्रीज कर दिया है ओह, 2024 में। अब जो इतना ऑप्टिमिस्टिक बिल्डर है, आप उसको परेशान कर रहे हो, तो वो कैसे बिल्ड करेगा, कैसे सोच सकते हो? और 2025 में खबर आ रही है कि अदानी एमआर इंडिया को एक्वायर कर रहा है। या मैंने भी पढ़ा है। तो आप समझ रहे हो कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट आप डॉट कनेक्ट कर सकते हो कि क्यों ईडी ने फ्रीज कर दिया, क्यों रेड पड़ी। और आपको पता ही है कि रियल एस्टेट कैसे चलती है। तो ये इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर द रियल एस्टेट इन इंडिया कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। बट स्टिल एमआर को परेशान करा गया। और जो अच्छा वो कर सकता था यहाँ, मैं ये तो नहीं कह रहा बुर्ज खलीफा इंडिया में बना देता, बट कुछ तो करता अच्छा, बट उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब अदानी साहब उसको संभालेंगे, करेंगे। दूसरा, अब जैसे गिफ्ट सिटी आई है, गिफ्ट सिटी को डेवलप कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को। वहाँ बोला है ज़ीरो टैक्स है, बट लोगों को ये नहीं पता कि कंपनी में ज़ीरो टैक्स तो है, बट कंपनी को मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी देना पड़ता है ऑन अ बुक प्रॉफिट। अच्छा। तो मान के चलते हैं कि आपका जो इनकम टैक्स है वो एक अलग टैक्स है, उस पर तो एग्जम्पशन दे रही है गवर्नमेंट, बट वो साथ के साथ बोल रही है कि अगर आपका इनकम टैक्स नहीं लगता तो आपकी जो भी बैलेंस शीट में बुक प्रॉफिट है आपको उस पर मैट देना है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अच्छा। सेम यही ट्विस्ट स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन में भी है। तो जैसा दुबई है या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जीरो टैक्स मीन जीरो टैक्स। अभी इंडिया उस मामले में नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस पे टैक्स लगा दिया। मेडिकल इंश्योरेंस एक राइट होती है एक सिटीजन की, वो आपको टैक्स दे रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। टैक्स केवल वो ही नहीं देता जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, इवन जो गरीब है, रिक्शा वाला है, वो भी टैक्स दे रहा है। वो कुछ खरीद रहा है तो वो उस पर जीएसटी दे रहा है, वैट दे रहा है, तो एटलीस्ट वो डिजर्व करता है कि एक उसको हेल्थ इंश्योरेंस तो मिले। एंड जब वो लेने जाता है खुद, तो उस पर भी आप टैक्स ले लेते हो। तो ये थोड़ा सा है, जब तक ये एक इंटेंशन सुधरेगी नहीं इंडिया में, तब तक हम दुबई जैसी तरक्की तो नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहा था, एक बहुत डिमांड आती है हमारे व्यूअर्स की, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको बोला जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है और लोग कैसे कैलकुलेट करें कि उनको कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। आई थिंक आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा कि वो नंबर एक कैसे कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल फ्रीडम वाला। सबसे पहले इसमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी की जो एक्सपेंसेस कैपेसिटी होती है सबकी अलग होती है, और एक्सपेक्टेशन भी अलग होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा आपका बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कॉस्टिंग मंथली है। अच्छा।
तो जो भी आपने बनाया, सो उस बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कल को कुछ काम भी ना करूं, उतना पैसा तो एटलीस्ट आ जाए पैसिवली। और जिस दिन उतना आ गया तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा चुके हो। तो सबसे बेस्ट तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही है। और सेफ, ऑल्दो इक्विटी भी है या म्यूचुअल फंड्स में लोग लगाते हैं। तो जिस दिन आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे आपकी रेंटल इनकम उतनी आने लगी जितने आपके खर्चे मीट हो जाएं। अच्छा। तो आप समझो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है। एंड डेफिनेटली केवल आपको रेंटल इनकम से तो आपके खर्चे पूरे होंगे, आपको फ्यूचर में आप जब छोड़ के जाओगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आप एक कैपिटल एप्रिशिएटेड एसेट छोड़ के जा रहे हो। एक चीज बताओ, मैं ये क्वेश्चन अपने सारे गेस्ट से पूछता हूँ दैट व्हेन आई से वर्ड रियल एस्टेट या व्हेन आई से अ वर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट कम्स टू योर माइंड? व्हाट इज रियल एस्टेट टू यू? रियल एस्टेट समथिंग कि जिसपे मैं फिजिकली उसको फील कर सकता हूँ। अच्छा। अगर मैं स्टॉक लेता हूँ तो डेफिनेटली मन में एक ये तो रहता ही है कि वो कंपनी कल को नहीं रही तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक डर बना रहता है। राइट। और रियल एस्टेट तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कार समझिए, आपके पास कार है या आपके पास और भी एसेट है, आपके पास मोबाइल फोन है, लोग इतने महंगे महंगे मोबाइल फोन रखते हैं, बट वो एक डेप्रिशिएबल एसेट है। ओके। उसकी एक वैल्यू नहीं होने वाली फ्यूचर में। अगर आपके पास एक बिल्डिंग है या आपके पास एक लैंड है तो आप उसको रियली में रियल एस्टेट बोल सकते हो, क्योंकि वो आपके पास रहेगा जीवन भर और केवल जो उसकी वैल्यू आज है वो ही नहीं रहेगी, वो बढ़ेगी भी, हमेशा ही बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैं रियल एस्टेट में सबसे पहले कैटेगरी लैंड को या अपना जो प्रॉपर्टी है उसको मैं टॉप पे रखता हूँ, फिर बाकी चीजें आती हैं। एक अपना क्विक रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है? आपको सोचना नहीं है, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आए आपने बस आंसर करना है। एंड इट हैज़ टू बी कैंडिड एंड फास्ट एंड मे बी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है? सो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड? अब्रॉड। वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड? इन इंडिया। जॉब और बिजनेस? बिजनेस। बाय होम और रेंट अ प्रॉपर्टी? बाय होम। एक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे भी करो। योर ड्रीम होम? ड्रीम होम इन काउंटी समथिंग, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी हो। अच्छा। और ज़्यादा सिटी ना हो। आई डोंट नीड अ ड्रीम होम इन अर्बन एरिया। अच्छा। और वैसे भी आपने तो अब्रॉड ही रहना है, तो मे बी यूरोप के किसी छोटी सी कंट्री में एक। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट? रियल एस्टेट प्लस स्टॉक मार्केट, बोथ। दोनों। हु इंस्पायर्स यू? माई क्लाइंट्स इज दी माई बेस्ट इंस्पिरेशन। जब मैं उनको बढ़ता हुआ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, अभी और बढ़ना। एक लास्ट रैपिड फायर का क्वेश्चन, अगर आपको अपनी लाइफ एक्सचेंज करनी हो सिर्फ 24 घंटे के लिए, तो आप किसके साथ एक्सचेंज करना चाहोगे? नोबडी। अभी तो ऐसा कोई है नहीं कि जिसका, मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल ही रहता है, तो अपने स्ट्रगल से ही अपना हमें जो लाइफ मिली है वही सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है कि हमें लगता है कि दूसरे की लाइफ बहुत बेटर है, बट हो सकता है उसकी लाइफ में भी बहुत टेंशन हो। 100%। यस। 100%। जो भी है अपनी ही स्ट्रगल्स को फॉलो करो। कितने सालों से आप एज अ सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं? शुरू में तो 2 साल हमने प्रैक्टिस ही करी जैसे बाकी सीएस करते हैं। हाँ जी। उसके बाद हमने भी एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया कि किसी भी स्टार्टअप्स को सारी जो एक जो भी लाइसेंसिंग चाहिए होती है या उनको पूरा जो एक सॉल्यूशन चाहिए होता है वो एक सिंगल विंडो नहीं मिलता है। ओके। तो फिर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया विद द नेम ई स्टार्टअप इंडिया। अच्छा। एंड हमारा प्लेटफॉर्म वेब पे भी अवेलेबल है और मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है। सो इफ़ समबडी वांट टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप एंड उनको इंडिया में बिजनेस करना है या और किसी भी कंट्री में बिजनेस करना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। अच्छा। और उसके बाद वो अपना कंपनी सेटअप कर सकता है, जो भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें कर सकता है। करीबन हम 5000 प्लस क्लाइंट्स को सर्व कर चुके हैं। एंड हमारे पास 2000 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं जो अपनी जर्नी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी स्टार्टअप्स क्या होते हैं, स्टार्ट तो करते हैं फिर कहीं ना कहीं उनका बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ फंडिंग या उनका जो आइडिशन स्टेज में उन्होंने सोचा था नहीं चलता। बट स्टिल वी आर मैनेज्ड टू सर्व आवर 2000 क्लाइंट्स अभी हम कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी सर्विसेज हैं, केवल अपना सीए से रिलेटेड नहीं बट अपना सारा
लाइसेंसिंग जो हो गया, प्लस सर्टिफिकेशन लाइक ISO सर्टिफिकेशन हो गया, ओके कंप्लायंसेस हो गया, फंडिंग के लिए हम पिच डेक प्रिपेयर करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके तो सारी चीज़ें करते हैं। एंड इवन अभी आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया में जो स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जम्पशन जो मिलता है, हाँ जी। तो हमने एटलीस्ट 50 क्लाइंट्स को हमने टैक्स एग्जम्पशन दिलाई है। ओ वाह, अच्छा। तो अगर वो अपना बिजनेस करते हैं, कुछ प्रॉफिट करते हैं, उनको 10 साल तक, कोई भी 3 साल वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर उनको कोई भी जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं देने की ज़रूरत है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। बस अब एक लास्ट सेगमेंट है जो कि मेरा फेवरेट है। ये आपके पास एक प्रॉप है, प्लीज आप इसको ले लो। ये एक मैजिकल हमारे पास दूरबीन है। हमारे इस सेक्शन का नाम है टाइम मशीन। आपने क्या करना है, इस दूरबीन में से देख के आपने मेरे को ये बताना है कि 2050 आपको कैसा दिख रहा है। तो उसको पूरा लगाना है। हाँ? मुझे तो अभी कैमरा मैन ही दिख रहे हैं अपने, सारी प्रोडक्शन टीम दिख रही है, बट अभी जाता हूँ 2050 में। आपको इसमें 2050 बड़ा क्लियरली दिखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है 2050 में एटलीस्ट ये तो होने वाला है कि हम पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं वो मिक्स अप हो जाएंगे। ओह अच्छा, वाह। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने इंडिया में एक कैटेगरी है, और इंडिया में भी बहुत सारी सिटीज़ या स्टेट्स हैं, सबका अपना अपना भाषा है, अपना अपना कस्टम्स हैं, वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये लोग आगे जाके मिक्स हो जाएंगे और हो सकता है कि एक यूनिफाइड ही एक रिलीजन हो जाए। या राइट। और दूसरा, फिर अभी आप जैसे कहते हो ना कि गुड़गांव में बैठे हो, आपको लगता है कि अरे नोएडा में मैं शिफ्ट होऊंगा या मैं मुंबई में शिफ्ट होना चाहता हूँ, वहाँ प्रॉपर्टी दिला दो। तो हो सकता है कोई ये बोलने लगे भाई मेरे चाचा जी चाइना में रहते हैं, वहाँ दिला दो। तो ये हो जाएगा 2050 तक। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। पुलकित जी, बहुत मज़ा आया आज, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपके साथ। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड वी शुड डू दिस अगेन। श्योर डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग पुलकित जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।